तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शीतल कुशवाहा। तो आज मैं आपको बताऊंगी 30 डेज स्ट्रेटेजी ऑफ इंग्लिश। यस, ये पॉसिबल है 30 डेज में, क्योंकि ये मैंने खुद ने किया है। हाफ ईयरली के बाद मैंने अपना ऐसा कमबैक लिया था जिससे मतलब पूरी स्टोरी पलट गई थी। तो आप मुझ पर बिलीव कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करवाए हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। और एक और चीज़, अगर आप किसी भी बोर्ड से, लाइक मैं एमपी बोर्ड से हूँ, अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो सभी के लिए ये स्ट्रेटेजी एकदम काम करेगी। क्योंकि तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी आखिर बनानी कैसे है। तो बिना टाइम वेस्ट करवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन नंबर ए, जिसमें हमारा पूछा जाता है पैसेज और दूसरी चीज नोट मेकिंग। तो सबसे पहले मैं अगर पैसेज की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इसकी। और मैं ये बोलूँगी कि आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम हमारे स्टेट बोर्ड के स्कूल्स में देखें, मतलब उस बोर्ड में देखें, तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि पैसेज की प्रैक्टिस वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और अभी 1 मंथ के अंडर में तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि जो हमारे पैसेज पूछे जाते हैं वो पैसेज इतने ज़्यादा ईजी होते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैसेज नहीं है कि आप उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपको ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स में से कुछ 5-6 प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपको जो मैंने अपनी ट्रिक बता रखी है अपनी शॉर्ट वीडियो में, आप उसको फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग आप अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल में तो बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़नी है। इसके बाद अपने नीचे का पैराग्राफ पढ़ना है, ताकि आपको उस पैसेज का बारे में पता चल जाए कि किस चीज़ के बारे में बताया जाए। दूसरी चीज़ अगर बोले तो आपको अपने क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करने हैं, डिटेल में नहीं पढ़ने, बस एक बार पढ़ने हैं। तीसरी चीज़, फिर से आप अपने पैसेज पर जाएंगे और उसको रफली पढ़ने की कोशिश करेंगे। भले ही आपको हिंदी मीनिंग पता हो या ना हो, लेकिन आपको बस एक बार पढ़ना है। और अब जाके आपको उस पैसेज में बहुत सारी ऐसी वर्ड्स दिखेंगे जो आपने नीचे क्वेश्चंस में पढ़ रखे होंगे, तो आपको जस्ट उनको अंडरलाइन करनी है। देन अगेन हम अपने नीचे क्वेश्चंस पर आएंगे, वन बाय वन एक एक करके हम अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। हमारा जो ऊपर वर्ड अगर हमने अंडरलाइन कर रखा है वो अगर मिलता है, देन उसमें से हम उस सेंटेंस को पढ़ के सॉल्व करेंगे। इससे हमारा बहुत काम ईजी हो जाता है। और अगर आपको उस वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो टेंशन मत लो, आप उसके आगे पीछे वाले सेंटेंस को और उस सेंटेंस को पढ़कर कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं कि आखिर उसका मीन क्या हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको उस पैसेज में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, मीन्स नाउन फॉर्म्स, एडजेक्टिव फॉर्म, सिनोनियम, एंटोनियम, फिगर ऑफ स्पीच। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। अगर एक भी स्टूडेंट कमेंट करता है तो मैं इसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरी इस चीज़ में नंबर कटे हों। मैंने ये चीज़ बहुत डीपली अच्छे से कर रखी है। तो एक और चीज़ जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि आपको हर एक सेक्शन को किस सीक्वेंस में करना है, ताकि आपका पेपर एकदम टाइम पर कंप्लीट हो और आपके पास चेक करने का भी टाइम मिले। पहले मेरे साथ बहुत होता था, मेरे पेपर्स बहुत ज़्यादा छूट जाते थे, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट करके देखा और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस सीक्वेंस में आपको अपना पेपर करना चाहिए। तो उसके लिए आपको लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ नोट मेकिंग की, तो इसकी बात मैं आपसे सबसे लास्ट में करने वाली हूँ, जो कि 4 मार्क्स का आता है एमपी बोर्ड में। तो ऐसे करके हमारे 14 नंबर सिक्योर हो जाते हैं, 10 नंबर पैसेज के एंड 4 नंबर आपके नोट मेकिंग के। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अभी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लक बेस्ड भी होता है कि किस टाइप का आपका पैसेज आ रहा है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस मत करो। अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं तो वो वर्थ इट होता है, लेकिन एंड टाइम पर आके अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। बस आप मेरी ट्रिक को फॉलो करो, 5-6 पैसेजेस को सॉल्व करके देखो, देन गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो हम अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कि एमपी बोर्ड में 12 नंबर का पूछा जाता है। आपके जिस भी आप बोर्ड में है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ये ऐसा सेक्शन है जो सबसे कम नंबर हमारे सिक्योर करता है, और इसी को स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं करने में, जो कि आपको नहीं करना है। ये सेक्शन एकदम आपको सबसे कम नंबर दे रहा है, और इसमें आप सबसे ज़्यादा अपने एग्जाम में टाइम लगाते हैं, तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता है। तो मैं बताती हूँ आपको सेक्शन बी करना कैसे है। तो सेक्शन बी के लिए आपको अपने 4 से 5 ईयर्स के पेपर उठाने। तो इसमें आपके मोस्टली नोटिस, एडवर्टाइजमेंट पूछे जाते हैं, पोस्टर्स पूछे जाते हैं, या फिर आपको कोई स्टोरी लिखनी होती है वो पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं, या एप्लीकेशन वगैरह। तो आपको इनको 5 ईयर्स के पेपर के अकॉर्डिंग जो भी दे रखे हैं उनको आपको कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से 4 to 5 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको आपको अच्छे से कर लेना है, आपके जो भी स्कूल्स वगैरह में करवाए गए हैं उस तरीके से। और दूसरी चीज़ इसमें जो आपको याद रखना है वो ये चीज़ है कि आपको जो भी फॉर्मेट है वो याद करना है। आपको एकदम हर एक नो, अगर आपका मान लो कोई नोटिस है तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको 9-10 नोटिसेस करने, नहीं, आपको सिर्फ 2-3 करने हैं जो कि आपसे लास्ट प्रीवियस में
प्रीवियस ईयर में बोले गए होंगे। आपको ओनली करना क्या है, उनके फॉर्मेट्स को अपने दिमाग में रखना है, और अगर आप बोलते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ वो फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगी। लेकिन आपको सिर्फ इन चीज़ों के फॉर्मेट ध्यान रखने हैं, और अगर आपने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं सेक्शन बी से, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मेट्स में आपको चीज़ों को रखना कैसे है। तो अगर आपका कोई आउट ऑफ दी आपने जो किया है वो नहीं आता है, देन यू कैन पुट ऑन दैट फॉर्मेट। तो प्लीज़ आपको फॉर्मेट के हिसाब से करना, आपको चीज़ें रटनी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जो एग्ज़ाम में आए थे वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही मैंने किए थे और मुझे पूरे नंबर मिले थे। और तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपसे क्वेश्चन में जो भी एड्रेस, जो भी आपको नाम दे के रखे होते हैं, उनमें आप मिस्टेक मत करना। मैं ये बहुत बार मिस्टेक करती थी। जो एड्रेस दे के रखा है उसी एड्रेस को डालें, उसी नाम को डालें। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हमारा कवर होता है 12 नंबर का पार्ट, और ये सबसे कम नंबर का पार्ट है, तो आपको उसी हिसाब से इसको लेकर के चलना है। तो हम अब आते हैं हमारे सेक्शन सी पर। ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इजी पार्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरी ग्रामर पे अच्छी कमांड थी, और जिनकी भी ग्रामर पे अच्छी कमांड है उनको ये सबसे पहले करना चाहिए। मैं इसको सबसे पहले करती थी, 5-10 मिनट में हो जाता था। और अगर आपकी कमांड इस पर अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पर MP बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने 5 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करके यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लगा देती हूँ। वो टॉपिक्स को आपको करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, 10 से 5 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो की एक टॉपिक के ऊपर, वो वाली देखनी, ना कि कोई लॉन्ग वीडियो, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस भी उसमें देख करके रखी है। उनमें आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें, स्कूल एग्जाम्स की बात करें, तो उसकी ग्रामर जो आती है बहुत ज़्यादा ईजी आती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं देखनी है उस टॉपिक की, 10-15-20 मिनट की हो जाएगी। बाद आपको करना क्या है, जैसे अगर स्टेट बोर्ड्स के आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास अध्ययन वगैरह होती है, तो उसमें से आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस पर टाइम देना है, क्योंकि मोस्टली उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम टॉपिक पढ़ने पर नहीं देना है। और अगर आप किसी और बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो आप अपने 5 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालिए। वैसे तो मोस्टली ग्रामर में सबके सेम ही टॉपिक होते हैं, बट अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं कि आपके जो बोर्ड में उसमें कौन सी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आपको आपके पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता कर रखा है। तो अगर इस सेक्शन सी की बात करें तो ये हमें बहुत ज़्यादा नंबर दे सकता है, बहुत ज़्यादा कम टाइम में, अगर आपकी इस पे कमांड अच्छी बैठ जाती है तो, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली 10 नंबर्स मिल रहा है विद इन 5-10 मिनट्स में। तो अगर आप इस पे कमांड बना सकते हैं तो अब भी बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो अब आते हैं हमारे सेक्शन डी पर, जो कि सबसे वास्ट वाला पोर्शन रहने वाला है, और ये हमारा एग्जाम में भी टाइम टेकिंग होता है, और ये हमें नंबर भी ज़्यादा दे। इसमें आपको एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं एंड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। एक्सट्रैक्ट की बात करें तो उसके लिए मैं आपसे बोलूँगी, आपको फिर से पूरी NCERT उठा के पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पर जाना है, हर एक चैप्टर की आपको एक समरी की तरह स्टोरी समझ लेनी है। आपने स्टोरी समझ ली तो आप उससे होगा क्या कि एग्जाम में आपको उनको स्टोरीज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगी, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। इसलिए आप एक बार यूट्यूब से सारी स्टोरीज को देख लें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि हम अगर एग्जाम में बैठते हैं तब हमको दिखते हैं कि वो हमको जो लाइंस दे के रखी है उनसे नहीं मैच खा रहे होते, उनमें मिल ही नहीं रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सभी पोएम्स के ऑथर्स को याद रखना पड़ेगा, आपको उस पोएम से मैसेज क्या दिया गया है उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फिगर ऑफ स्पीच को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अगर कोई स्टूडेंट बोलता है तो इस तरीके से आप बहुत पहले से प्रिपरेशन करके जाएं एक्सट्रैक्ट की, क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि एग्जाम में जाके हम उन लाइन्स में से कर देंगे तो वैसा नहीं होता है। आपको ना पढ़ने का ज़्यादा टाइम लेना है, ना ही आपको उधर जाकर उन एक्सट्रैक्ट को फिर से पढ़ने बैठना है। आपको ये पहले से ही करके जाना पड़ेगा। इसके लिए आप अध्ययन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ना करें। आपको सिर्फ स्टोरी समझने पे ध्यान देनी है, और 2-3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक मैसेज, थीम, ऑथर के नेम, इन चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। और उसमें एक और चीज़ होती है, आपको जो ईडियम्स वगैरह देकर रखे होते हैं, मतलब जो कोष्टक में बंद वाला पोर्शन होता है, उसका मीन आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखे होंगे पोएट्रीज में, जो कि आपको कोष्टक में देके रखे होते हैं, और आप उससे उनका सेंस पूछा होता है कि किस सेंस में इसका यूज़ हुआ है, तो वो भी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। उसके लिए आपको हर एक स्टोरी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जल्दी से जाके यूट्यूब से सब चीज़ें कवर कर लो। तो MP बोर्ड में अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, लाइक कैरेक्टर स्केच, थीम उस पूरी स्टोरी का, मैसेज उस स्टोरी का, सेंट्रल आइडिया उस स्टोरी का। तो उसके लिए भी आपको स्टोरी का पता होना पूरा ज़रूरी है, और उसके लिए एक फॉर्मेट आप याद कर लें, उसमें हम हर एक चीज़ को फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स वाले पार्ट को भी कवर कर सकते हैं। और एक चीज़, एक मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करना,
जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है आपको उतने ही मार्क्स का लिखना है, भले ही आपको वो इतना बड़ा आता है, इतना बड़ा आता है। 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का है तो 4। तो अब हम बात करते हैं हमारे नोट मेकिंग की, जो कि मैंने आपसे कहा था। तो नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले आप टाइटल वाला जो पोर्शन होता है उसके लिए आप टाइटल के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, नोट मेकिंग में एक फॉर्मेट का यूज़ होता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ वो फॉर्मेट किस हिसाब से आपको करना है। तो आपका पूरा जो भी आपको पैसेज दे के रखा होगा, उस पैसेज में आप अपना पोर्शन बना लें। 4-5 लाइन का एक पोर्शन टिक किया पेंसिल से, फिर आपको 4-5 लाइन का एक पोर्शन दे के रखा है वो, अगर आपको पैराग्राफ चेंज दे के रखे हैं देन अच्छी बात है, लेकिन आप आपके हिसाब से अपने पैराग्राफ्स उसमें बना लें। उन पैराग्राफ्स के हिसाब से आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें जो भी बात हो रही होगी आप उसको मेन हेडिंग बना लेंगे। देन तो आपको उसके 4 सब पॉइंट बनाने हैं। अब आप सब पॉइंट को कैसे बनाएंगे, तो आपको लाइन टू लाइन एकदम फॉलो नहीं करनी है, आपको लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। भले ही आप वो लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंपल बना के लिखो या थोड़ा सा अलग बना के लिखो, लेकिन आपको एज इट इज़ लैंग्वेज को नहीं लिखना है, एकदम छोटे छोटे आपको उनके सब पॉइंट बना के लिखने हैं। तो अगर आपको समरी आती है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, आपने जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको समरी लिख देनी है। वैसे एमपी बोर्ड में देखा जाए तो उसमें समरी वाला क्वेश्चन अब हट जाता है। और टाइटल की बात करें तो टाइटल आपको एक ऐसा देना है जो कि इस पूरी स्टोरी से मैच खाता हो, और बहुत ज़्यादा इजी आपको टाइटल देना है। बहुत ज़्यादा आपको टफ टाइप का टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम इजी टाइटल लिखती थी और आपको इजीली उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा पेपर हम कवर अप कर लेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। याद रखना, आपको पीवाईक्यूज को ही अपना हथियार बनाना, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, उतना ही याद करना है। तो अब हम अगर बात करें हमारे सीक्वेंस की, तो इसको ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले वो पार्ट कीजिए जो आपको इजी पड़ता है। मैं करती थी सेक्शन सी, क्योंकि वो 5 से 10 मिनट में हो जाता था। लेकिन अगर आपकी कमांड इतनी अच्छी नहीं है अभी सेक्शन सी पर, तो आप एक काम कीजिए, आप सेक्शन डी को पहले प्रेफर कीजिए। उसको आप कीजिए, 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं देना। उसके लिए आपको बहुत फास्टली ये करना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से आती हैं। इसके बाद आपको करना है सेक्शन सी, क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स देता है और बहुत ईजिली हो जाता है। इसके बाद आप करेंगे अपना सेक्शन बी। इस सेक्शन बी को करने के लिए आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम मैं नहीं बोलूँगी कि आप दो, 10 मिनट पर क्वेश्चन आप दे सकते हैं, क्योंकि ये हमें मार्क्स भी उतने ही देता है। और आपको बहुत लंबी लंबी चीज़ें इसमें लिखनी नहीं है, टू द पॉइंट जिस फॉर्मेट के हिसाब से आपने किया उस फॉर्मेट के हिसाब से आप कीजिए। इसके बाद लास्टली अगर हम बोलें, हम आएंगे पैसेज पर। इसके बाद आपके पास जितना भी टाइम बचे आप पूरा पैसेज में दे दीजिए। पैसेज के लिए आपका टाइम बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करवाता है। तो ये मैंने अपने बता दी अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की वीडियो। तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग चीज़ों को अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैंने एकदम क्लियरली बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आप तो अब मैं आपको मिलेंगी अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको अगली स्ट्रेटेजी किसकी चाहिए।